हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1905 से 1919 के बीच का जो फेज है, इस फेज को हम लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप की जो मेन लीडरशिप है उसका दौर इसको हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स ये फेज हमारा एक्सट्रीम विंग को बिलोंग करता है। एक्सट्रीम का मीनिंग ये होता है कि डिमांड्स जो जनरली डिमांड्स थी ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज में हमने देखा जो डिमांड थी वो लिबरल डिमांड थी। अब जो डिमांड है वो डिमांड कैसी है? एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम डिमांड का मीनिंग होता है कि वहां पर डिमांड जो है जनरली वो रेडिकल नेचर की होती है, यानी कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए वहां पर एक मास मूवमेंट किए जाते हैं। और यही दौर क्या होता है, इसी को हम अपनी जब कोई डिमांड जो एक आंदोलन के द्वारा, एक एजिटेशन के द्वारा जब वो डिमांड जो है फोर्सफुली मनाई जाती है तो वो क्या होती है? एक्सट्रीम होती है। यानी कि डिमांड कैसी है? इनकी एक्सट्रीम है, इसलिए इनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोला जाता है। और वी कैन से दैट द डिमांड वाज द, इनकी डिमांड कैसी है? रेडिकल नेचर की। जबकि मॉडरेट लीडर्स की जो डिमांड थी दैट वाज लिबरल इन आउटलुक। वो डिमांड्स लिबरल थी। वो लोग कंसेशन और रिफॉर्म्स पे बात करते थे। अगर वो 100 डिमांड करते 100%, 10% मिल जाता था, दे विल बी हैप्पी एट द टाइम। बट नाउ अब डिमांड कैसी है? डिमांड रेडिकल डिमांड हो चुकी है जो कि गवर्नमेंट से फोर्सफुली मनाई जाती है। अब मेथड्स भी चेंज हो जाएंगे इस फेज में। इस फेज को डन करने के लिए हमारे पास जो डायमेंशन है दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रीम विंग ऑफ आईएनसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, कौन प्रोमिनेंट लीडर है इसके। नेक्स्ट वन विल भी रहेगा जो कि कोर आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेंस का, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्सट्रीमिज्म के फैक्टर आने के पीछे क्या क्या कारण रहे, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो कि मेंस के लिए भी आपका बहुत रिलेवेंट है और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनता भी है मेंस का यहां से। नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सट्रीमिस्ट फेज। यह हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, वहां देखेंगे कि किस तरह से मॉडरेट फेज के और एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो मेथड्स हैं या स्ट्रेटजी हैं वो किस तरह से चेंज हो गई हैं मूवमेंट करने की, और लीडरशिप भी यहां पर चेंज होते हुए हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट विल बी सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट की क्या क्या सक्सेस रही, क्या क्या उनके फेलियर्स रहे, उन पे एक बेसिक सी हम लाइट डालेंगे। और फाइनली व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट लीडर्स, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की क्या क्या लिमिटेशंस थी उस पर भी हम लोग एक थोड़ी सी 2 या 4 पॉइंट में आपको फ्रेम करके बताएंगे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर हम लोग देखें तो एट द टाइम ऑफ ये 1905 के समय पर देखते हैं तो यहां पर जो मेन गवर्नर जनरल है और वी कैन से द वॉइस रॉय, वो है आपके लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक अगर देखें तो लॉर्ड कर्जन का तो आउटलुक है वो रेसिस्ट आउटलुक है, यानी कि वो रेशियल थ्योरी में बिलीव करते हैं। रेसिस्ट का मीन होता है रंगभेद या फिर ऐसी फिलोसफी जो दो कम्युनिटी को एक साथ रहने के लिए एग्री ना करे। दैट मीन्स कि वो फिलोसफी जहां दो कम्युनिटी के व्यूज जो हैं वो डाइवर्ज हों, वहां रेसिस्ट चीजें हम लोग देखते हैं। तो रेसिस्ट आउटलुक का कैरेक्टर किसका है? कर्जन का कैरेक्टर रेसिस्ट आउटलुक का है। और भी हम डिटेल की बात करें तो आईएनसी के फॉर्मेशन के बाद हम लोग देखते हैं जो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है कांग्रेस, वो एक क्या हो गया है? पॉलिटिकल कम है, नेशनलिज्म को स्प्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि मॉडरेट्स ने उसको एज ए नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म के रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और यहां पर आईएनसी या कांग्रेस एक बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी को सर्च किया जो कि दो कम्युनिटी यानी कि यहां के नेशनलिज्म को डिग्रेड करे। क्योंकि दो कंसेप्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म का इमर्जेंस और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कम्युनलिज्म की फिलोसफी इन्फ्लुएंस की जाती है। नेशनलिज्म एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना होती है, एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है जहां कॉमन लोग एक
आइडेंटिटी के द्वारा एक साथ रहने के लिए एग्री करते हैं। वहीं कम्युनलिज्म की फिलोसफी इसकी जस्ट रिवर्स फिलोसफी होती है। उसमें दो कम्युनिटी जो है उनके व्यूज डाइवर्ज होते हैं, उनकी डिमांड्स अलग होती हैं और फिर वो एक साथ को एग्जिस्टेंस में रहने के लिए रेडी नहीं रही होती हैं। दैट मीन्स अगर कम्युनलिज्म को, नेशनलिज्म को बीट करना है तो उसका जो मेन एंटी है वो क्या होगा, आपका कम्युनलिज्म। और कम्युनलिज्म की फिलोसफी में अगर हम बात करें तो कर्जन का आउटलुक कैसा है, वो रेसिस्ट आउटलुक का है। और ये चीजें वो ऑलरेडी प्रैक्टिस भी कराया है अदर कॉलोनीज, जो वर्ल्ड की अदर कॉलोनीज हैं ब्रिटिशर्स की, उनमें उसने ये चीजें प्रैक्टिस की थी। वहां पे कम्युनिटी को उसने क्या है वहां डिवाइड किया था। सेम चीजें उसने यहां पर अप्लाई करनी शुरू की विद दिस फिलोसफी। वो रेसिस्ट आउटलुक का यहां पर्सनैलिटी है, थोड़े उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नाउ अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रीम विंग ऑफ आईएनसी। आईएनसी में जनरली मेन जो लीडर हैं वो लीडर कौन कौन है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लाल, बाल और पाल भी लिखते हैं। यहां पर अरबिंदो घोष एक और अलग पर्सनालिटी है बंगाल में। दैट मीन्स ये जो लाल, बाल, पॉल और आपके अरबिंदो घोष हैं, ये हम लोग प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में हम इनको देखते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ गुजरात, एक फेमस पर्सनालिटी है वहां के। नेक्स्ट बिपिन चंद्र पॉल बंगाल के एक प्रोमिनेंट लीडर है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर। अरबिंदो घोष इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है और प्रोमिनेंट लीडर भी है बंगाल में। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये जो लीडर हैं, ये लीडर का सोशल बेस कहां से बिलोंग करते हैं लीडर। अगर हम इंडियन की सोसाइटी में बात करें, इंडिया की सोसाइटी में देखें तो दीज पीपल्स, ये सोसाइटी सपोज दिस वन एलिट क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो ऑल दीज प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। नाउ एक डिफरेंस हम लोग देखें, मॉडरेट लीडर्स जो हैं वो जनरली जो उनका सोशल कंपोजिशन था या जहां से वो बिलोंग करते थे वो एलिटिस्टिक थे या फिर अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। अब ये लीडर्स कैसे हैं, ये लीडर्स मिडिल क्लास के लीडर्स हैं, कॉमनर्स हैं। ये लीडर्स कॉमनर्स या मिडिल क्लास के होने की वजह से इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। ये लीडर्स लाइक बीजी तिलक की अगर हम बात करें, उन्होंने कुछ हिंदू के जो ट्रेडिशन या फेस्टिवल हैं उन फेस्टिवल को भी यहां पे एक यूज किया टू स्प्रेड द नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए बीजी तिलक ने यहां रिलीजन का भी इस्तेमाल किया। जैसे शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, इन महोत्सव में बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता था और एक बड़ा सेगमेंट जो हिंदू सोसाइटी थी, वहां सोसाइटी का नंबर बहुत ज्यादा था। जैसे ही इन फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था उसके पैरेलल यहां राष्ट्रवादी भावनाओं को एक नया जन्म दिया गया, एक नया रूप दिया गया बीजी तिलक के द्वारा, जो कि अभी तक नेशनलिज्म एक लिमिटेड लेवल पर था। 1905 की अगर हम बात करें तो 1905 में बंगाल में नेशनलिज्म पीक पर था और बंगाल का नेशनलिज्म ही ट्रू कैरेक्टर में इंडिया के नेशनलिज्म को बिलोंग करता था। यानी कि वी कैन से दैट एट द टाइम व्हेन 1905 Bengal nationalism represent the nationalism of whole country. Now, अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन हो गया, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, फैन फॉलोइंग ज्यादा है। दैट मीन्स रूरल एरिया जो ग्रामीण भारत में है उसमें इनकी रीच है। इन लीडर्स की रीच कहां है, वो ग्रामीण भारत में इनकी रीच है, जो कि मॉडरेट लीडर्स में हम लोग नहीं देखते हैं। मॉडरेट लीडर्स सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल तक लिमिटेड थे और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं ये क्या है, ये रूरल में भी इनकी रीच होने की वजह से अब जो एक भारत जो कि 80% सेगमेंट है, 75% से ज्यादा था, उसका पार्टिसिपेशन हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में होते हुए देख रहे हैं। दैट मीन्स अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब इंडियन हिस्ट्री में
मास मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने क्या भी, फर्स्ट मास मूवमेंट की हम बात करें तो फर्स्ट मास मूवमेंट हम किसको बोलते हैं, 1905 के बाद जो अपोज किया गया स्वदेशी, तो स्वदेशी मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट मास मूवमेंट कहा जाता है। ये देन हम लोग देख रहे हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट ये भी आपकी एक्सट्रीमिस्ट फेज की एक इंसिडेंट है, जहां आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस होने की वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों सेपरेट हो गए हैं। इस सेशन को स्प्लिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां से एक्सट्रीमिस्ट ने अपने मूवमेंट अलग से चलाना शुरू कर दिए हैं, बिकॉज मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में आइडियोलॉजिकल यहां पे वॉर हो गई है और यहां से दो विंग आईएनसी में बन गई। एक विंग मॉडरेट की तरफ है और एक विंग क्या है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ आ गई है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, मॉडरेट लिबरल होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड रेडिकल इन नेचर होती है। दैट मीन्स वो फोर्सफुली अपनी जो बात है या जो डिमांड है उनको मनाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेटरली ये दोनों ही विंग एक साथ फिर से आ जाएंगी जब आईएनसी का सेशन होगा 1916 में आईएनसी का सेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी प्रेसिडेंसी अंबिका चरण मजूमदार ने की और दोनों विंग फिर से एक साथ हो गई, दोनों आइडियोलॉजी एक साथ होते हम लोग फाइनली देखेंगे 1916 में। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको बताया कि लीडर्स कैसे हैं, एक्सट्रीम है, सोशल बेस उनका कैसा है, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, और अब जो मूवमेंट में एक पार्टिसिपेशन है वो रूरल इंडिया का पार्टिसिपेशन अब बढ़ गया है। मॉडरेट फेज के समय जो मूवमेंट सिर्फ आपके सिटी और टाउन हॉल में होते थे, अब वो मूवमेंट कहां है, उनकी हम पल्स कहां देख रहे हैं, गांव में भी देख रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट विल बी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कि एक्सट्रीमिज्म के इमरजेंस के पीछे क्या क्या मेन फैक्टर रहे। बेसिक से अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज मॉडरेट लीडर्स एक कॉन्क्रीट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वो एक कॉमन मास के लिए उनकी सफरिंग एज इट इज थी, और वही सफरिंग उनको मॉडरेट लीडर्स को एक पॉलिटिकल बैकफुट पे ले गए और उन्होंने फेथ दिखाया एक्सट्रीमिस्ट लीडर में। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या करते थे, उनकी मांड रेडिकल होती थी और वो कॉमनर्स थे, वो विलेजेस में जाते थे, वहां अवेकनिंग की उन्होंने नेशनलिज्म की और एकदम से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, और जो मास था, एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो भारत है उसके लोग उस क्या है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के साथ अटैच हो गए। नाउ नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फैमाइन। लॉट्स ऑफ द फैमाइन वाज डेवलप्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज। 1899 में फैमाइन हुए, 1897 में फैमाइन आया, 1896 में भी हम लोग फैमाइन देख रहे हैं। तो ये फैमाइन एक सफरिंग थी कॉमन मास की, जहां मिलियंस ऑफ पीपल्स वर डाई ड्यू टू द हंगर और स्टारवेशन, और वो एक रिजेंटमेंट जो सोसाइटी में प्रिवेल हो गया और उस पे कोई कॉमन इश्यूज यहां पे मॉडरेट लीडर्स ने रेज नहीं किया। ये एक बड़ा रीजन माना जाता है एक्सट्रीम विंग के रेज होने के पीछे। नेक्स्ट विल बी, कुछ इंटरनेशनली इवेंट ऐसी रही जिससे कि ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर इन्फ्लुएंस हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इटली अपने आप में एक सेंटर कभी रहा था रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड क्या हुआ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर हम लोग देखते हैं। तो इटली की डिफीट हम देखते हैं 1896 में बाय इथोपिया। एक छोटी सी अफ्रीकन कंट्री, उसने इटली को डिफीट कर दिया है।